जनसुराज जो लगातार अपनी राजनीतिक तार्किक बातों से बिहार की धरती पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य कर रही है। 650 दिन, लगभग 6000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी, और अब तो पार्टी की लॉन्चिंग डेट भी घोषित हो गई है 2 अक्टूबर 2024। अभी हमारे साथ जनसुराज के जिला अनुमंडल सचिव संदीप कमल जी है। हम इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज और जनसुराज से जुड़े जो बिहार के मुद्दे हैं उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋषभ जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपकी तमाम व्यूअर्स को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। संदीप जी, जब शुरुआती दौर थी ये जनसुराज की, तो एक संगठन के रूप में कार्य कर रही थी और अब पार्टी लॉन्चिंग डेट आ गई है, तो ये संगठन से पार्टी तक का सफ़र कैसा रहा जनसुराज का? देखिए ऋषभ जी, ये संगठन के तौर पर नहीं काम कर रही थी, ये बिहार बदलाव का एक अभियान के तौर पर हमारे प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू करते हैं, जो कि बिहार की बदहाली, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन का मुद्दा जो था ये प्रमुख था। और बिहार के लोग जो गांव में रहते हैं, जो अति शुद्ध इलाके में रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके लिए एक मुद्दा है। बिल्कुल, उनको कहीं से भी वहाँ उनके प्रखंड के युवा लोग, पंचायत के युवा लोग बाहर जा रहे हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि वो बिहार से बाहर मैक्सिमम लोग जो है विकास को देखे नहीं हैं, और विकास जानबूझ के उनको नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस वजह से नहीं दिखाया गया है, बीती सरकार ने कोई विकास का कार्य इस वजह से नहीं किया है क्योंकि जिस मनोस्थिति और जिस आर्थिक स्थिति में यहाँ की जनता है, भोली भाली जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो उसी स्थिति में रहे और एक दूसरी पार्टी का डर दिखा करके हम अपना सत्ता का सुख भोगते रहे। संदीप जी, आप बिहार की बदहाली पर चर्चा चलाएं। बिहार की बदहाली, अगर प्रशांत किशोर जी के मायनों में देखें तो बिहार को वो 70 के दशक के बाद की जो स्थिति है बिहार की, उस पर वो बदहाली पर ज़्यादा जोर डालते हैं। उनका कहना है कि 1967-70 का जो दशक था, वहाँ तक सरकार की जो स्थिरता थी, मतलब सरकार के जो कार्यों को किए जा रहे थे उनके द्वारा, वहाँ स्थिरता थी। 70 के दशकों के बाद आज जो 2024 इन 50 सालों के दौरान जो सरकार के कार्य हैं वो बिल्कुल अस्थिरता के क्रम में किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपका फोकस थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 से लेकर के जो भी सरकारें बनी वो अपना काम अच्छी कर रही थी, और उस समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो बिहार जो है पूरे भारतवर्ष में 10 अग्रणी राज्यों में इसका नाम शुमार होता था, और हम बिहारवासी देश के 10 अग्रणी राज्यों में अपना नाम दर्ज कराते थे। उसके बाद आया दौर 1970 का, तो 1967 से लेकर के 1990 तक जो दौर हो रहा वो बहुत राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा बिहार में। इसमें 20 बार सरकार बनी और गिरी। जिस दौर में पूरे देश के राज्य अपने अपने लिए बार्गेनिंग कर रहे थे केंद्र सरकार से, उस दौर में हमारे यहाँ भारी राजनीतिक अस्थिरता थी। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था। जो नेता बन रहे थे, जिनकी सरकार गिर रही थी, उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। ये दौर ऐसा आया जिस इस 23 साल में जो हम पूरे देश के जो विकसित राज्य का जो पैमाना है, जो मानक है, जो पैरामीटर्स है, उस पे हम गिरते चले गए। और आज की स्थिति ये है कि हम जो भी देश का पैमाना है, मानक है, उस पर हम सबसे निचले स्तर पर है। फिर आया दौर आपका 1990 के बाद। इस 1990 के बाद का जो दौर आया उसमें राजनीतिक स्थिरता तो रही और सामाजिक न्याय में भी बहुत सारा काम हुआ। समाज के अलग अलग वर्ग को आवाज़ मिला और उस पर आगे लोग जो है मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन कोई विकास का कोई उस सरकार का भी कोई 1990 से लेकर के 2005 तक विकास का कोई एजेंडा नहीं रहा कि हाँ, विकास के लिए हम केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, चाहे हमारा जो राज्य का ही जो बजट है उस बजट से हम विकास कार्य के लिए कोई काम करें। कोई भी विकास का एजेंडा नहीं रहा। फिर नीतीश कुमार जी जंगल राज का भय दिखा करके 2005 में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जेडीयू और भाजपा की सरकार बनती है। उसमें जो उनका एजेंडा रहता है
एक एजेंडा रहता है सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास का। लेकिन जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए तो उनको पता था कि बिहार की बदहाली क्या है। या तो आप सरकार में आ रहे हैं या तो सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं। आप सरकार में अगर आप गद्दी पर बैठ रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास इस संसाधन की कमी है, उस संसाधन की कमी है। जो संसाधन की कमी है वो तो आम जनता को भी पता है, एक आम शिक्षित वर्ग को भी पता है। लेकिन आप गद्दी में बैठ रहे हैं तो आपको ये भली भांति पता है कि हमारे बिहार में क्या क्या संसाधन की कमी है। उस संसाधन में ही आपको विकास को कैसे आगे बढ़ाना है बिहार के, ये आपका अपना एक संकल्प होता है। उस संकल्प में आप देखें 2005 से लेकर के आज 19 साल तक नीतीश जी थ्रू आउट मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए सिर्फ बात हो रही है क्या कि मूलभूत सुविधाएं सुधार दी गई। तो 19 साल में आपको सिर्फ मूलभूत सुविधाएं सुधारने के लिए हमने वोट नहीं ना किया था। आप क्यों भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप रोड नाला नली गली आप बना देंगे तो उससे बिहार का विकास हो जाएगा। ये तो जरूरत की चीज़ है। 1990 से लेकर के आज तक आप देखिए पलायन कितना रुका। आप बिहार को फैक्ट्री बना दिए हैं मजदूरों की। आप भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए हैं और उसी से आप अभी फिर 2 बार आप चेंज करके आप दल बदल के आप दूसरे दल में गए और फिर अपनी सरकार बनाए। फिर आप इस बार जनवरी में फिर आप भाजपा के साथ चले गए। तो ये जो चेंज करने का आपका जो मुख्य उद्देश्य था, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने का ही मुद्दा था। आप 2005 से बात कर रहे हैं कि जो हमें स्पेशल स्टेटस दिलाएगा हम उसके साथ जाएंगे। 2005 में भी आपने यही बात कह करके और मुख्य मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा। 2009 में भी यही मुद्दा बना के चुनाव लड़ा और आज जो है आप उसमें फेल कर गए, आप बना नहीं पाए। आपको तो नैतिक तौर पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 90 की बात करें, 1990 की जो दशक हैं उस पर अगर प्रकाश डालते हैं तो बताया ये जा रहा है कि पूरे बिहार समाज में जो पिछड़े वर्ग थे उनको एक आवाज़ दिए लालू प्रसाद यादव जी। तो एक ये तो पहल हुई। दूसरी तरफ जब वो लगातार यात्रा को कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान उनका जो भाषण होता है वो दूसरे तरफ आरजेडी परिवारों पर तंज कसते हुए ये कहते हैं कि शर्ट के ऊपर जो बनियान पहने वही बिहार में जो है सो वो तो आप दोनों को देखिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने भी इस बात की तारीफ़ की है। जो राजनीतिक दल अगर कोई अच्छा काम करता है, हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए आए हैं इस बिहार में, हम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए। आपको जनता ने मौका दिया। आप सामाजिक न्याय में आप उस समय का जो दौर था उसमें बहुत गिरावट था लोगों के सामाजिक स्तर में। लोग किसी के यहाँ घर से निकलते नहीं थे, उनको आवाज़ दिया उस समय के जो लालू जी थे, उन्होंने उस समय आवाज़ दिया उस समय की जनता को। लेकिन जनता को सिर्फ आवाज़ देने से काम नहीं ना चलता है। जनता को आवाज़ देने के साथ साथ आपको जनता का रोड मैप भी तय करना होता है। आपने पिछड़े जनता को आपने मंच दिया, मंच के बाद आगे की जो वो पीढ़ी है वो क्या करेगी? आप उसको शिक्षा का व्यवस्था नहीं देंगे, आप अगर उसको न्याय व्यवस्था अच्छा नहीं देंगे, आप उसको रोजगार का व्यवस्था नहीं देंगे तो वहाँ क्या होगा? लालू जी ने सब कुछ किया लेकिन आपको ज़मीन मुहैया नहीं कराया किसानों को, किसानी के लिए रोजगार मुहैया नहीं कराया, शिक्षा मुहैया नहीं कराया। उसी समय का दौर था जब लोग यहाँ से भर भर के ट्रेन में जाने लगे दूसरे राज्यों में। आज ये आलम है। आप ये देखिए 15 साल का आरजेडी का सरकार, 19 साल का जेडीयू और बीजेपी की सरकार। आप इस सरकार में देखिए 34 साल में आज बिहार की स्थिति क्या है। आप बिहार से बाहर निकलिए और आप क्या गर्व से नाम कह सकते हैं कि आप बिहार से हैं? लोग बाहर में अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। मैं खुद 2008 से लेकर के 2018 तक अपने हायर स्टडीज़ के लिए मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली गया। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। आफ्टर दैट मैं मल्टीनेशनल कंपनी में भी वहाँ 5 साल मैंने सर्विस किया। वहाँ पे मैं वहाँ देखता था कि हमें अपने आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता था। जो लोग वहाँ पर लोग ये सोचते थे कि बिहार में हमारे जैसा कोई युवा जो है पढ़ने के लिए आ ही नहीं सकता जी। वो मजदूर ओनली सिर्फ मजदूर के कैटेगरी में हमको वहाँ पर डेफिनेट मतलब अगर आप बिहार से हैं तो आपको आपका बैकग्राउंड को ये समझाया जाता था कि आप मजदूर हैं। अच्छा, आप निम्न स्तर के हैं। एक निम्न स्तर के लोगों को जैसे माना जाता है। आज भी महाराष्ट्र हो, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यही तो हैसियत है हमारी।
और हमारे नेता जो है हर साल, हमारे यहाँ की जो जनता, भोली भाली जनता हर साल आपको वोट देते हैं, लेकिन आप उन बिहारियों के लिए, जो लोग बाहर काम करते हैं, उनके लिए कोई उचित रोजगार की व्यवस्था नहीं करते। अच्छा, जिन बदहालियों पर आप चर्चा चला रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी या शिक्षा या फिर जो पलायन की बातें हैं, पिछले अगर 33-34 सालों का कालखंड देखें तो उसमें एक बार पूर्ण बहुमत से आरजेडी की सरकार, 3 बार पूर्ण बहुमत से, हाँ। उसके बाद से लगातार ये देखे जा रहे हैं कि अपनी कुर्सी के बचाव के लिए जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे में मर्ज होकर के अपना जो है रोटी सेकने का कार्य करें। उन्हें तमाम जो बिहार की जनता है, गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या पलायन या शिक्षा, बेरोजगारी, इन सारी मुद्दों से मतलब नहीं है, ज़्यादातर मतलब नहीं है। तो इस बीच क्या उम्मीद रखे जनसुराज से, क्योंकि जनसुराज पार्टी के बारे में खास बातचीत हो रही है, तो क्या ये आगे चलकर एक एकात्मक रूप में सरकार को एक बहुत अच्छा पहल देंगे, या फिर गठबंधन, महागठबंधन का कुछ चर्चा? हमारे जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो पहले दिन से ही उन्होंने ये घोषणा कर दी है, और एक एफिडेविट, मैं कहूँ कि मैं आपको एफिडेविट जनता को दे दिया है, शपथ पत्र, कि हम एकदम ऑथोराइज कि हम जब भी जीतेंगे, और जीतेंगे जी, तो हम टोटल 243 की 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और जब हम जीतेंगे, हमें जितनी भी सीटें आई, हम किसी भी पार्टी से, पुरानी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन, महागठबंधन की कोई चर्चा ही नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं है। हम एक राजनीतिक विकल्प लोगों को देना चाहते हैं। अच्छा, चर्चा क्यों होगी? आप दोनों, एनडीए और महागठबंधन, दोनों का तो कालखंड आपने देख लिया है। अब बिहार की जनता चाहती है कि इनसे ऊब चुकी है और चाहती है कि एक चौथा राजनीतिक विकल्प हमें चाहिए। चौथा आप पार्टी में कह लें, या तीसरा आप गठबंधन में कह लें, चौथा राजनीतिक विकल्प चाहिए, जो कि मतलब अब एक नई पार्टी आए और एक नए नीति सिद्धांत से वो सरकार चलाए और बिहार की बदहाली को दूर करने का काम करे। आप ये देखिए, हमारा जो मुख्य मुद्दा है, सिर्फ पार्टी बनाना हमारा मुद्दा नहीं है, या प्रशांत किशोर जी खुद उनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी 10 मुख्यमंत्री को बनाने में, बिहार के अंदर बीते 10 सालों में 10 मुख्यमंत्री को बनाने में उनका योगदान है, प्रधानमंत्री जी को बनाने में उनका योगदान है। तो उनकी कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती तो आज वो किसी भी देश के किसी भी कोने से एक एमपी बन जाते हैं और एक मंत्री पद ले लेते। केंद्र सरकार में मंत्री पद लेने में उनको कहीं कोई भी पार्टी को देने में परहेज नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा कष्ट वो ले रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बदहाली, जो हमारे बिहार के 13 करोड़ जनता का जो 60 साल का पिछड़ापन है, उसको दूर करना एक सिर्फ प्रशांत किशोर जी के अकेले बस की बात नहीं है। इसके लिए उनका एक बहुत हॉलिस्टिक रोड मैप है। हॉलिस्टिक रोड मैप क्या है, मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर जी, हमारा जन सुराज जो है, जो पदयात्रा का जो मेन हमारा जो मुद्दा है कि हम अलग अलग हर पंचायत में, हर प्रखंड में जाएं और वहाँ के युवाओं को, जिसमें कार्य कौशलता है, राजनीति में आने की इच्छा है, ईमानदारी है, समाज को बदलने की इच्छा है, बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों में ले जाने का हौसला है, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, और सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना, तृतीय स्तरीय पंचायत का जितना भी चुनाव है, चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे वो जितने भी उपचुनाव है, चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, या फिर आपको प्रमुख का चुनाव, वो सारे चुनाव में अच्छे युवा वर्ग, मातृशक्ति और अभिभावक गण उसमें आए और अपना योगदान दें। उसको प्रशांत किशोर जी, हमारे जन सुराज की तरफ से एक सहायता मिलेगी, एक पूरा रोड मैप मिलेगा कि आप कैसे चुनाव को लड़ें, एक पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। और वो वैसे वर्ग के लोग जब जीत के आएंगे, तब आप सोचिए कि ये 13 करोड़ लोग जिनका, आप देखिए, सिर्फ एक पार्टी या एक दल की बात नहीं है। एक पार्टी या एक दल कभी नहीं समाज को बदल सकता है, जब तक समाज के लोग उस दल या समूह के साथ खुद ना जुड़े।
जब समाज के लोग ही जुट जाएंगे कि हमें बदलना है, जब समाज बदलेगा तो हमारा और आपका, इनका सबका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। पलायन अपने चरम सीमा पर है बिहार में, तो क्या केंद्र सरकार ध्यान केंद्रित कितना दे रही है इस पे, क्या लग रहा है? देखिए ऋषभ जी, ये आज नहीं, बीते 30 सालों से बिहार के जो लोग हैं, वो शिक्षित लोग हों, विद्यार्थी हों या मजदूर, ये सब लोग यहाँ से पलायन करके अपने अपने अलग अलग एज पे वो चले जाते हैं बिहार से बाहर। अब केंद्र सरकार की बात आप कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, और मोदी जी का जब 2014 का सरकार आया तो उसमें बिहार के 36 MP जीत के गए, और बिहार के लोगों ने 36 MP जो जीत करके भेजे, क्यों भेजा? अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही तो भेजा। फिर 2019 के चुनाव में आप चले आइए तो उसमें 39 MP जिता करके भेजा बिहार के लोगों ने। 36-39 लगभग 90 क्रॉस की मामला है। हाँ। और इस बार भी आप देखिए तो इस बार के भी चुनाव में 30 MP जिता करके मोदी सरकार को MP के रूप में की सरकार का नंबर पूरा करके सरकार बनाने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, आज जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप देखते होंगे कि गुजरात में होती है। गुजरात कितने MP देता है? सिर्फ 26 MP। तो क्या माइंडसेट है, आप ये देखिए, मानसिकता क्या है मोदी जी की, क्या मानसिकता है भाजपा सरकार की, क्या मानसिकता है कि 26 MP वाला स्टेट जो है वो फैक्ट्री मालिक रहेगा, और जो तकरीबन 39 MP आपको जिता करके दे रहा है वो स्टेट जो है हमेशा मजदूर बन के रहेगा, मजदूर सप्लायर बन के रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा की पूरी प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनको हमारे बिहार के अंदर उचित माहौल, एक उचित इकोसिस्टम नहीं मिलता है कि वो अपने प्रतिभा को यहाँ उपयोग करके और यहीं पर अपने माँ बाप के पास, बाल बच्चे के पास रह करके कोई दिहाड़ी मजदूरी या कोई अपना जो उनके पास हुनर है वो हुनर का उपयोग करके यहाँ पर अपना गृहस्थी चला सके। अच्छा, ये बात की कि गुजरात में फैक्ट्रियों का विकास, तो ये बिहारी प्रदेश को अनदेखा कर स्वक्षेत्र का विकास करना क्या लग रहा है? इसके पीछे कौन सी नेपोटिज्म? उनका अपना गुजराती माइंडसेट है। अच्छा, आप देखिए ना, पूरा विकास आपको गुजरात की तरफ जाता है, वहाँ इन्वेस्टर मीट होता है, देश विदेश से लोग आते हैं। ये ऐसा एक भी इन्वेस्टर मीट पूरब के तरफ इन्होंने करवाया है? पूर्व मतलब जितने भी ईस्टर्न क्षेत्र है, जो आपकी पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भारत में एक भी ऐसा इन्वेस्टर मीट कराया है इन्होंने? ना झारखंड में कराया होगा, ना बिहार में कराया है, ना अरुणाचल साइड में कोई कराया, कोई इन्वेस्टर मीट यहाँ नहीं कराया। कोई की बैठक भी नहीं हुई, कोई नहीं, कोई स्पेशल पैकेज। मोदी जी की मानसिकता ही नहीं है। भाजपा वालों की बस यही मानसिकता है कि भाई हम इसको सिर्फ वोट लेने की राजनीति है कि वोट लो, छलावा करो, झूठ बोलो और अपना उल्लू सीधा करो। बस जो विकास होगा वो सिर्फ गुजरात में ही होगा और उस क्षेत्र में ही होगा। बिहार की अनदेखी करो, क्योंकि अगर बिहार के लोग अगर वापस आकर के अगर यहाँ स्वरोजगार करने लगेंगे तो उनकी फैक्ट्रीज का क्या होगा? आप लॉकडाउन के वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जितने भी बिहारी मजदूर बाहर से अपने गृह जिला और गृह पंचायत में चले आए थे, फैक्ट्री के जो मालिक थे, चाहे वो सूरत हो, आपको पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ से गाड़ी, बस, टिकट, एयर टिकट करा करके मजदूरों को वापस बुला रहे थे, बढ़े हुए रेट में बुला रहे थे। क्यों? वहाँ पर मजदूर नहीं मिलते हैं, वहाँ मजदूर मिलते हैं लेकिन वो हुनर नहीं है जो हमारे बिहार वासियों के पास है। ये स्थिति है। अगर मानसिकता रहेगी तो क्यों नहीं, आज अब 10 साल में कुछ आप करते बिहार के लिए, कुछ तो आपके पास हिम्मत होता। आप इस चुनाव में सबसे ज़्यादा टाइम जो है बीते 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जितना मोदी जी बिहार में टाइम नहीं गुजारे थे, उससे ज़्यादा बिहार में टाइम गुजारा है उन्होंने इस चुनाव में। तो उस समय उनको सीटें अच्छी आई बिना मेहनत किए हुए, क्योंकि आपसे उम्मीद थी बिहार की जनता को। लेकिन इस बार ये उम्मीद टूट गई, तो इसलिए आपको टाइम भी देना पड़ा और उचित सीट भी आपको नहीं आ पाया। 16 सीट पे आप पिछले बार जीते थे, इस बार आप 12 सीट पर चले आए। आप सारा क्षेत्र उधर हार गए। आप उस साइड का जो आपका क्षेत्र है, जो जहाँ आपको बक्सर हो गया, आरा हो गया, है ना, ये सारा क्षेत्र आप उधर से 4 आपके सीटें जो है वहाँ चली गई। तो ये रिजल्ट है। बिहार के लोग अब नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी कोई विकल्प नहीं है हमारे पास केंद्र में।